बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। इसके साथ कोशिश करते हैं कि जो ग्रास रूट लेवल पर खेल खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इस वक्त सीरीज़ जारी है, जहाँ 3 T20 मैचेस हो चुके हैं। आज चौथा T20 मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फाद मुस्तफ़ा साहब। फाद साहब, क्या कहेंगे? 3 T20 मैचेस हो चुके हैं, गो के पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को जो है भरपूर मौका मिला है 2 T20 मैचेस में परफॉर्म करने का, लेकिन एक मैच में पाकिस्तानी जो ओपनर बैटर्स हैं उन्होंने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई दी। लेकिन जो फुकदान अब तक नजर आ रहा है, जो माहिरीन कह रहे हैं, जो तबसरा निगार कहते नजर आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर पे हमें जरूरत है मुस्तनद बैट्समैन की, क्या कहेंगे इस हवाले से? और आज चौथा T20 मैच खेला जाना है। देखिए, मसला सारा ये है कि हम अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे कि मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और ये जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ये इस काबिल नहीं है कि ये टीम में रखे जाएं और ये इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकें। लेकिन हम बज़िद हैं कि हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना है, तो इसका हमें नुकसान यहां से ज्यादा वर्ल्ड कप में होगा। वर्ल्ड कप में तो हमें नुकसान होगा फासाब, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे बॉलर्स हैं वो भी अब काफी रन देते नजर आ रहे हैं, तो इसको हमारे बैटर्स किस तरह चेस करते दिखाई देंगे? बड़े टारगेट को हमने देखा, 2 बड़े टारगेट लग गए। एक 199 किया था इंग्लैंड टीम ने, दूसरे मैच में उन्होंने 221 कर दिए। तो कैसा देखते हैं आप हमारे बॉलर जिस तरह रन दे रहे हैं? असली देखिए, जिस किस्म तरीके से T20 क्रिकेट खेली जाती है वहां पर बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं, और वहां पर किसी भी बॉलर के लिए बचना आसान नहीं है। ठीक है, 200-220 नहीं होंगे, लेकिन 180 से ऊपर ही आपको चेस करने पड़ेंगे। तो क्या आपकी बैटिंग इस काबिल है कि आपको इस तरह के टारगेट चेस करने में मदद दे सके? खासतौर पर वर्ल्ड कप में हर दूसरे मैच में ये स्कोर होगा। बाबर रिजवान बड़ा अच्छा खेले सेकंड T20, लेकिन जब सेकंड बार वही ऑलमोस्ट उतने ही रन चेज करने पड़े तो आपको लग पता गया। प्लस आपकी जो उनकी बॉलिंग थी, बोर्ड वापस आ गए, और जितनी तेज वो गेंदें कर रहे थे ना, उन्हें खौफ सा डाल दिया था। बड़ा अच्छा उन्हें बाउंस मिल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में इसी किस्म का बाउंस मिलेगा। तो ये हमारे लिए आसान नहीं है, और हमारा बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखिए, इंग्लैंड की तो हर किस्म की तब्दीलियां वो कर रहे हैं हर मैच में, तो वो तो टोटली वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं। हम बेसिकली जीतने के लिए खेलना चाह रहे हैं और चेंजेस नहीं कर रहे, और हम परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। दूसरा ये कि नसीम शाह बैठे में उम्मीद है, शायद मुझे लगता है कि आज के मैच में नसीम शाह को खिलाया जाए तो कुछ चेंजेस भी आप करेंगे। लेकिन इंग्लैंड की टीम की तैयारी मुझे लगता है हमसे थोड़ी बेहतर है। इंग्लैंड की तैयारी हमारी टीम से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम तो अभी तैयारी के मराइल से गुजर रहे हैं, जबकि दीगर टीमें इस चीज़ को जो है परफेक्ट करके बैठी हुई हैं कि हमारी यही टीम इस टाइम जो है वर्ल्ड कप में खेलेगी, और हम अब तक जो है अपनी टीम के अंदर मुख्तलिफ जो है कम्बिनेशन ट्राई करते नज़र आ रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है मोइन, हमारी है जब से हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब वर्ल्ड कप होता है इसी किस्म की सिचुएशन होती है। प्लानिंग हमारी कभी भी नहीं हुई कि हम 2 महीने पहले 3 महीने पहले से एक टीम तैयार करके बैठे हुए हो। हर एक नया सिस्टम आता है और वो कहता है कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन होता यही है कि आखिरी वक्तों पे हर वर्ल्ड कप से पहले टीम चेंज हुई है। तो यहाँ भी वही होता चला आ रहा है, और यही लगता है यहाँ भी यही ना हो, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस से तो कतई तौर पर नहीं लग रहा कि ये वो टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है, वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। कतई तौर पर नजर नहीं आ रहा। मौजे जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। आप मिडिल ऑर्डर की बात कर लें, इसी तरह बॉलिंग की बात कर लें, कि उसमें भी अब आपको मसाइल नजर आ रहे हैं। प्लस ये है कि बाय द टाइम जब तक वर्ल्ड कप होगा, मुझे लगता है इतना खेल चुके होंगे बॉलर कि कहीं थक ना गए हो जब वर्ल्ड कप आ रहा होगा, क्योंकि आप लगातार एक प्रेशर सीरीज एशिया कप खेलते हुए आ रहे हैं। अब ये एक प्रेशर सीरीज है, 3 नेशन है, तो जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो आपका तो जिस्म दिमाग हर चीज थका हुआ होगा। अच्छा मुस्तफा साहब, एक चीज हर कोई मिडिल ऑर्डर को जो तनकीद का निशाना बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन हम देखें तो सिवाय इस पिछले मैच में जो दूसरा T20 मैच खेला गया है इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान, जहां दोनों बैटर्स ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बाबर और रिजवान ने, लेकिन टॉप ऑर्डर भी तो हमारा रन करता दिखाई नहीं दे रहा है काफी अरसे से। देखिए, टॉप ऑर्डर एज ओपनर तो हमारे ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। एक बाबर ने 4-5 मैचेस में नहीं किया। इशू इनके साथ स्ट्राइक रेट का आ रहा था, तो वो पिछले मैच में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस बार जब प्रेशर उतना ही पड़ा तो इस बार नहीं इनसे हो पाया। मसला यही आता था एशिया कप में भी, जहां से दोनों ऊपर से आउट होते थे, आप मैच हार जाते थे, या आखिरी
बॉल पे जाके आपको नसीम शाह जितवा रहा है या और नवाज जाके परफॉर्म कर रहा है, तो आप डिपेंड ही दो लड़कों पे कर रहे हैं, और दो लड़कों पे डिपेंड करने वाले आप सीरीज नहीं जीतते, टीमें जीता करती है। और जब तक आपकी मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होगा, अब आपको शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ रहा है जो खुद एक ओपनर है, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर आ ही नहीं है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लें, 4 साल से नया सिस्टम आया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर कोई नया एक लड़का नहीं आपके पास आ सका कि जो आके आप टीम में जगह बना सके। अच्छा मुस्तफा साहब, जिस तरह हम भी और आप भी काफ़ी आवाज़ें उठाते दिखाई दिए शान मसूद के हवाले से, उसने नेशनल टी20 के अंदर भी जो है मिडिल ऑर्डर पर आकर बैटिंग की, फिर उसने खुद बयान दिया था कि मुझे किसी भी नंबर पर बैटिंग कराया जाए तो मैं परफॉर्म करने को तैयार है। उसका सबूत उन्होंने जो है 30 टी20 में दिया। समझते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है और आकर जिस किस्म की इनिंग खेली है, तो आगे मुस्तकबिल में उसे इसी नंबरों पर खिलाया जाएगा या ओपन के तौर पर उन्हें आजमाया भी जा सकता है? देखिए, ओपन नहीं है तो आप 3 नंबर पे खिलाएं। हैदर अली को जो आप 3 नंबर पे खेल रहे हैं उनसे तो कई गुना बेहतर है शान, और वो बेहतर परफॉर्म करेंगे कम से कम 3 नंबर पे। तो कम से कम ओपन नहीं कर रहे तो 3 नंबर तो खिलाएं, ये तो जरूरी है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में फिर आप किसे खिलाएंगे? तो हमारा इशू तो बरकरार है, और जब तक कि मिडिल ऑर्डर में आपको एक भी बैट्समैन नहीं मिलते, आप सवाल ही नहीं पैदा होता कि वर्ल्ड कप जीत सके। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता वर्ल्ड कप जीत सके, मिडिल ऑर्डर पे काम नहीं होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक आसिफ अली के हवाले से बात कर लें फवाद मुस्तफा साहब, क्योंकि आसिफ अली एज ए बैट्समैन टीम के अंदर हैं और मिडिल ऑर्डर के मजबूत मुस्तहकम भी फराहम कर सके, लेकिन क्या ये बेहतर ना हो कि जिस तरह हैदर अली को आप वन डाउन पोजीशन पर चांस दे रहे हैं, आसिफ अली को भी देखकर देख लें कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि तजुर्बे करने के लिए आपके पास ये 7 मैचेस है और फिर सैफ अफ्रीदी न्यूजीलैंड में जो सीरीज खेली जाएगी, बस यही मौके हैं आपके पास। बिल्कुल जी, आसिफ अली तो जब आपने बैठाया हुआ है, बाकी सारे नहीं खेल रहे, उन्हें भी खिला लें। मेरे ख्याल से अब तो सबको ही खिला लें जिसको बुलाना है, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कर रहा और आप इन्हीं के साथ खेले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट बदल है कि हमने इसी टीम के साथ जाना है, तो अब उन पर क्या किया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि जी सपोर्ट, भाई सपोर्ट तो हर हाल में रहेगी, कैसे नहीं सपोर्ट रहेगी, लेकिन नजर आ रहा है कि रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं वो आ नहीं पाएगा। रिजल्ट की बात हो रही है, जिस तरह आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर भी कुछ कहते ही भी नजर आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो है तरमीम हो सकती है इस टीम के अंदर। तो दो बातें अब नजर आ रही है। एक जगह वो कहते हैं, जब टीम अनाउंस की थी उन्होंने कहा था हम 1 साल से इसी टीम के साथ जा रहे थे, इसी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, सेमीफाइनल खेला है वर्ल्ड कप T20 का, उसके साथ एशिया कप का फाइनल खेला है। तो दूसरी तरफ वो कहते नजर आ रहे हैं कि अब कुछ गुंजाइश नजर आ सकती है, मैचेज खिलाड़ी तब्दील भी हो सकते हैं। हाँ जी, ये तो उन्होंने कहा है। अब यही होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करती तो हमेशा वर्ल्ड कप में यही होता है। तो फिर आप टीम चेंज करते हैं, आखिरी वक्तों में जब आप टीम चेंज करते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि वो टीम जाके कैसे परफॉर्म करेगी। तो ये चलता चला आया है, इस बार भी लगता है इसी किस्म का कुछ होगा। और उसके बाद फिर खुदा न खास्ता रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता, चीफ सिलेक्टर हट जाएंगे, बाकी लोग हट जाएंगे, और ये इसी तरह चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, आखिरी सवाल है फवाद मुस्तफा साहब, आज के मैच में पाकिस्तानी टीम में तब्दीली होनी चाहिए? मेरे ख्याल से आसिफ अली को आना चाहिए, नसीम शाह को आना चाहिए, और अगर शादाब तो नहीं खैर अब कर सकते आप, उस्मान कादिर भी इस तरह बॉल नहीं कर रहे, तो कम से कम ये 2 तब्दीलियां तो होनी चाहिए। अच्छा, तब्दीलियां ज़रूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद मुस्तफा साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हुए नज़र आ रहे थे फवाद मुस्तफा साहब के। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास ये सीरीज़ के अब हमारे पास जो है 5 मैचेस रह गए। दीगर हमें सैफ अफ्रीदी वनडे सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट में शिरकत करनी है और उसके बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को जो है अपना परफॉर्म करना है। लेकिन हम देखते हैं कि अब तक हमारी जो प्लेयर्स हैं उनका कम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गो कि हमारे ओपनर बैटर्स ने थोड़ी सी जो है T20 के अंदर जो उम्दा परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद रिजवान अगर देखें तो कंटिन्यू जो है परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा जो पिछला मैच खेला गया उसमें जो है पाकिस्तानी बैटर्स एक दफ़ा फिर नाकाम दिखाई दिए, क्योंकि उससे पिछले मैच में जो है पाकिस्तानी दोनों बैटर्स ओपनर ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया था, जिसमें हम बात कर लें अगर 88 रन रिजवान ने किए थे तो 110 रन की शानदार बल्लेबाजी बाबर आजम करते दिखाई दिए थे, और उस मैच में पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। लेकिन अगले मैच में हमने देखा कि इंग्लैंड ने फिर टॉस जीता और हैरत अंगेज तौर पर जो है बैटिंग करने का फैसला किया और बड़ा टारगेट बोर्ड पर सजाते दिखाई दिए। 221 रन जो नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ा स्कोर है, पाकिस्तान की तारीख में जो है नेशनल स्टेडियम में इससे बड़ा स्कोर किसी भी टीम ने नहीं किया था। और फिर उसके चेस के लिए जब हम जाते हैं तो फिर हमारे दोनों बैटर्स एक दफा फिर नाकाम दिखाई देते हैं, जिसके बाइस जो है नीचे के मिडिल ऑर्डर, जिस तरह हम कहते हुए हर में प्रोग्राम
में नजर आते हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारा बड़ा फुकदान है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स की बदौलत जो है हर टीम जो है कामयाबी की तरफ जाती है, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर हर कोई तनकीद का निशाना बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बोर्ड या सिलेक्टर्स उसमें तरमीम करने को तैयार नहीं है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह फवाद मुस्तफ़ा से बात हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे कि टीम में जो है अब मिडल ऑर्डर में यकीनन जो है तब्दीली करनी चाहिए। गो के वर्ल्ड कप से पहले जो है जो गुंजाइश है उसे भरपूर तौर पर जो है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी मिडल ऑर्डर बैटिंग जो है हमने देख लिया कि नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब ने। रियाज साहब, 3 मैचेज हो गए, आज चौथा मैच खेला जाना है, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? क्या समझते हैं आज के मैच में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि 222 रन का टारगेट चेस करना था, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक दफा फिर फ्लॉप होती दिखाई दी, और खासकर अगर हम बात करें पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की, तो टॉप ऑर्डर भी हमारा रन नहीं कर रहा, मिडिल ऑर्डर भी रन नहीं कर रहा, और हमारे जो बॉलर्स हैं वो रन की दरिया बहाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। बात यह कि जो कॉम्बिनेशन हमने आज से 3-4 महीने पहले हमने आजमाने चाहिए थे वो हमने नहीं आजमाए, और अब हम जो है कंफ्यूजन का शुरू है। खुद जो वसीम साहब हैं, जो मतलब ये कि कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो बात की उसमें भी कंफ्यूजन नजर आता है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हमने जो है ऑप्शन खुले रखे हैं टीम में चेंजेस के, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम जो है मतलब टीम तकरीबन हमने बना ली है और बहुत कम इम्कान हैं। बात यह है कि हमारी टीम जो है कभी भी डैशिंग एटीट्यूड नहीं रहा, चाहे वो बॉलिंग देखें चाहे बैटिंग देखें। जहां तक रिजवान और बाबर आजम की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग की तो हम हमेशा से बात करते रहते कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है हमेशा से हमारी फेल हो गई है, और उसका सबूत एक मतलब फिर आपने देखा वो तो शान मसूद, जिनके लिए काफी मीडिया ने जोर लगाया था, क्योंकि वो टीम में आ गए तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा अपना मतलब ये कि जो उनकी एक्सपर्टीज थी वो उन्होंने दी। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आखिरी जो ओवर्स होते हैं हमारे बॉलर्स जब से शाहिन शाह आफरीदी टीम में नहीं है, वो जख्मी हो गए, जाहिर है वो फिट होने के लिए इंग्लैंड में है, तो उनके बाद से हमारा मतलब बॉलिंग का कॉम्बिनेशन जो है वो भी मतलब थोड़ा सा खराब हुआ है। और हमारे बॉलर्स जो है नई गेंदों से तो मतलब स्विंग भी करते हैं, अच्छी गेंदें करते हैं, लेकिन जब गेंद पुरानी हो जाती है तो हमारे बॉलर्स उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाते जिस तरह की जरूरत होती है। और खासतौर से आप ये देखें कि हमारे पास तो 140 स्पीड से गेंद कराने वाले बॉलर जरूर हैं, लेकिन शाहिन शाह आफरीदी की गैर मौजूदगी में हमारे ये बॉलर्स हैं बाज पैचेस और स्पेल में तो बॉलिंग करा लेते हैं इस तरह की, लेकिन जरूरत होती है वो वहां नहीं कराते। तो मतलब हमें चाहिए कि हमारे बॉलर जो है आखिरी जो ओवर्स होते हैं जो हमारे पिटे, आपने देखा कल भी बड़ी पिटाई हुई, शाहनवाज धानी की पिटाई हुई, उस्मान खातिर की भी पिटाई हुई, तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो अपनी जगह है। मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को अब दिल बड़ा करना चाहिए, और टीम में जो है बाकायदा मतलब कि शोएब मलिक और सफाज की शमूलियत पे जो है गौर करना चाहिए, और कौमी मफाद को सामने रखना चाहिए, जाती मफादात को हटा देना चाहिए, और टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं चाहे वो नए खिलाड़ी हैं आप उनको मौका दें। अभी भी वर्ल्ड कप से पहले आपके पास थोड़ा सा वक्त है कि आप उनको मौका दें, उनके कॉम्बिनेशन को आजमाएं, उनको देखें। अगर आपने नहीं देखा तो ये बहुत देर हो जाएगी। ये 4-5 मैचेस हैं, इसमें जो आपने नए खिलाड़ी शामिल किए हैं वो भी टीम में मतलब है कि बेंच पे बैठाने के लिए शामिल नहीं किए, आप उनको जो है ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करेंगे तो यही आपकी कामयाबी होगी, वरना आप उसी तरह की रवायती क्रिकेट खेलते रहेंगे और मिडिल ऑर्डर बैटिंग हमारा इसी तरह से जो है फ्लॉप होगा, और हमारी जो बॉलिंग में जो कार्ड होनी चाहिए आखिरी ओवर्स में वो कार्ड जो है नजर नहीं आती। इस पे हमें जो है बड़ा काम करने की जरूरत है शहजादा। जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत है, हमारे जो जिस तरह हम तो पहले बैटिंग पर रो रहे थे, और दुनिया की सबसे जो अगर देखा जाए तो हर माहिरीन का यही कहना है कि जो पाकिस्तान की पेस अटैक है वो दुनिया की नंबर 1 पेस अटैक है T20 की, लेकिन अब पेस अटैक भी जो है 200 प्लस रन स्कोर कराती नजर आ रही है, और फिर इस बॉलिंग के 22 जो है हम थोड़ी सी इसमें भी तब्दीली नहीं कर रहे। क्या वजूहत हैं कि सेलेक्टर्स जो है नए खिलाड़ियों को चांस देने से घबराते हुए नजर आ रहे हैं,
ये मौके हैं, इन्हें जरूर इस मौके को वेल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इस सीरीज के बाद आपने सैफ अफ्रीदी T20 न्यूजीलैंड में खेली जाएगी, वो सीरीज वो टूर्नामेंट से, उसके बाद वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा है, तो आप अभी तक जो है रद्दोबदल ही करते नजर आ रहे, टीम सेलेक्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे जो टीम ने वर्ल्ड कप में खेलना है। अरे बुनियादी बात ये शहजादा कि हमारा जो एटीट्यूड है ना वो दिलेराना नहीं है, वो हम जो है मतलब देखिए आसाब पर काबू नहीं रखते और हम पेशिंग एटीट्यूड नहीं है, जिसकी वजह से हम वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। अब आप इंग्लैंड की टीम में देखें, आप भी कल वहां पर मौजूद थे स्टेडियम में, आपने देखा कि इंग्लैंड की टीम ने 3 चेंजेस की, मतलब एलन सेल्स और डेविड वेली और ड्यूक, उसकी जगह उन्होंने वेल जैक्स से खिलाया और वो वेल जैक्स से उन्होंने डेब्यू किया था और उन्होंने 22 गेंदों पे जो है 40 रन बनाए। इसी तरह से उन्होंने जो है वैसी टॉपी को मतलब ये वापिस लेके आए, इसी तरह उन्होंने मार्कवुड को उन्होंने खिलाया। तो जो नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं, हम जो नए खिलाड़ी को मतलब कि डरते हैं, आपकी टीम में क्यों लिया रहा है उनको? अगर आपने टीम में लिया तो आप कब आप आजमाएंगे? इससे पहले जो 6 महीने का मौका था उस वक्त क्या अगर आप आजमाना शुरू करते तो यकीन आप जो है कोई बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब रहते, लेकिन आप जो है कंफ्यूजन का शिकार हो गए। और खासतौर से मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस जो है बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है और उन्होंने जो है शिखर धवन और रोहित शर्मा का जो 52 इनिंग में 743 रन का जो रिकॉर्ड था उन्होंने 1008 रन बना के बाबर और रिजवान ने तोड़ा है। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अपनी जगह है, कप्तान को जो है जिस वक्त वो खेल रहा होता है और जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से आपको जो है मतलब देखिए फैसले लेने चाहिए, आपको बॉलिंग उसी तरह करनी चाहिए, वक्त और हिसाब के लिहाज से आपको अपनी फील्ड प्लेसिंग उसी तरह से करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबर आजम नो डाउट बैटर के बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन कप्तान की हैसियत से वो ग्राउंड के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो एक अच्छे कप्तान को देनी चाहिए। अच्छा, हम बड़ी आवाज़ें शान मसूद के हवाले से उठाते नजर आए और शान मसूद पहले मैच में ज़रूर नाकाम नजर आए, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने अपने परफॉर्मेंस भरपूर अंदाज में दिखाई और एक वक्त ऐसा था कि शायद अगर कोई बैटर्स उनका भरपूर तौर पर थोड़ा सा साथ देता था तो शायद पाकिस्तान जो है इस जो बड़ा टारगेट था 222 रन का अबूर करता भी नजर आता। गो के शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, क्या कहेंगे शान मसूद के हवाले से? शान मसूद के हवाले से हम अपने वीनस टीवी पे भी बात करते रहते हैं और दूसरा मीडिया भी लेते हैं, उनके लिए बात कर रहा था और उन्होंने कल जो है अपनी पोजीशन को जस्टिफाई किया और अगर उनको जो है थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है अपने साथी बैटर से तो यकीनन आप जो है मतलब एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे दूसरे प्लेयर जिनको मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके और अब लग ऐसा रहा है कि सिर्फ बाबर आजम और अगर रिजवान मतलब आउट हो जाते हैं तो वो आपकी टीम जो टेस्ट कर जाती है, जो अपोनेंट टीम है वो भी मतलब यही मतलब फोकस करती है और कंसंट्रेट करती है किसी तरह से रिजवान और बाबर को आउट कर लो, जब हम इन दोनों को आउट कर लेंगे तो हम जो है मतलब इनके आराम से निकल जाएंगे। इसलिए जो है मतलब हमें देखना चाहिए कि बाबर और रिजवान जो है उन्हें भी ये देखना चाहिए जिस तरह से उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और वो मतलब एक अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब भी रहे और टीम को जिताने में भी कामयाब रहे थे दूसरे T20। तो इसी तरह की मतलब उनको एटीट्यूड जो है वो रखना चाहिए। बाकी लेकिन हम ये दोष नहीं देते कि हमेशा रिजवान और बाबर ही परफॉर्मेंस है, जो मतलब मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसको भी अपना जो है वो फर्ज पूरा करना चाहिए। और मैं तो आप ये कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि इससे सोचना चाहिए कि मलिक को और सरफराज को इसलिए तो देखें अब आपको दोस्तियाँ आपको बताऊँ ये साथ जो दोस्तियाँ आप निभा रहे थे वो तो आपने निभा दी, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस को आप कहाँ लेके चले गए? तो आप ये पार्टी मफादा से हटकर आपको कौमी मफाद को सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए आपको न सिर्फ शोएब मलिक पे बल्कि बाबर शहबाज पे और उसके साथ साथ जो खिलाड़ी आपने टीम में लिए हैं तो वो क्या बेंच पे खाने के लिए लिए उनको आप कब मौका देंगे? आपने इससे कब हॉलैंड की सीरीज में भी उनको मौका नहीं दिया जहाँ देना चाहिए था छोटी टीमों के खिलाफ। और अब जो है आप कंफ्यूजन का शिकार हो गए इसलिए कि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब है और अगर खुदा ना खास्ता वैसे तो देखें मैं जाती तौर पर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं उम्मीद हूँ कि हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी वर्ल्ड कप में। लेकिन जिस तरह से आपने रवैया तैयार किया हुआ खिलाड़ियों को खिलाने का और उनको सिलेक्ट करने का तो उसमें यह है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और फिर आप दोबारा ये जस्टिफिकेशन पेश करते रहेंगे कि जी हम जो है टीम जो है अब वर्ल्ड कप हो गया और अब हम टीम बनाने की जाने जो है सीरियस एक्शन लेंगे। तो इस तरह से बातों से काम नहीं चलता, जो वक्त है उसको सही तौर पे यूटिलाइज करना चाहिए और वक्त के हिसाब से आपको दिलेराना फैसले करने चाहिए। अगर आप इस फैसले नहीं करेंगे तो आप जो है तारीख में न सिर्फ अपना नाम नहीं लिखा सकेंगे बल्कि पाकिस्तान के साथ भी आप ज्यादती करेंगे।
अच्छा रियाज साहब, मिडिल ऑर्डर पे बात हो रही है तो एज ए सीनियर इफ्तिखार अहमद कुछ करते नजर नहीं आ रहे। अगर उनका स्ट्राइक रेट देखा जाए तो वो भी कम है। तो समझते हैं कि आप इफ्तिखार की जगह किसी नौजवानी प्लेयर्स को चांस देते। बड़ी आवाजें उठ रही शोएब मलिक के लिए, शोएब मलिक को आप चांस नहीं देते, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर पर कोई लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है उसे आप चांस देते हुए नजर। कामरान गुलाम की अगर बात कर लें तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते दिखाई दिए नेशनल टी20 के अंदर। शर्जील खान बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते दिखाई दिए नेशनल टी20 के अंदर। इन जैसे प्लेयर्स को कम से कम चांस मिलने की जरूरत है। बिल्कुल देखिए, अब्दुल्ला शफीक भी है, फिर आपने जो लड़के लिए अभी जो टीम में लिए उनको बैठाने के लिए लिया, आप उनको ट्राई करें। आप जो शिकस्त के खौफ से आप उनको चांस नहीं दे रहे, लेकिन शिकस्त फिर भी आपको हासिल हो रही है। आपको ये चाहिए था कि 2-3 जब आप एक अच्छा मैच जीत गए थे तो आप 2-3 तब्दीलियां तब्दीलियों के साथ आ जाते तो वो कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन आप जिन्हें पूरी वही टीम खिलाई जो टीम जीती थी, तो इसका मतलब ये है कि आपको डर 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 के आप खेल रहे हैं, आप खौफ में खिलाएं कहीं आप हार ना जाएं। देखें, इंग्लैंड जो है वो सीरीज को जीतने के लिए नहीं खेल रहा, वो एक कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। 3 खिलाड़ियों को एकदम से टीम ने चेंज कर देना, आपको उनसे सीखना चाहिए कि भाई आप जो है सिर्फ जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप शिकस्त खा जाते हैं। और वो ये है कि अपने खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन देते हैं। आपने देखा कि नए खिलाड़ी ने जो डेब्यू किया था उसने कल, उसने 22 गेंदों पे 40 रन बनाए। तो भाई आप भी अपने जो नए खिलाड़ी 2-3 जो है नए, मतलब उनको आप चांस देना, आप हिम्मत करें और थोड़ा सा मतलब उन्हें चांस दें ताकि उनकी परफॉर्मेंस का पता चले। वैसे तो इन खिलाड़ियों को शायद बहुत पहले चांस देना चाहिए था, 4-6 महीने पहले उनकी आपको परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और किस तरह से खेल रहे हैं। तो अब तक शायद वो आपकी एक टीम बन भी जाती। लेकिन एक तो बदनीयती है जो, जैसा कि मतलब ये कि एक परसेप्शन है और मतलब इसमें काफी हकीकत भी है कि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है और जो टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं वो अपनी मतलब दोस्त नवाजी जो है उसको मतलब अहमियत दे रहे हैं और टीम का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए उस तरह से नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए, तो टीम को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। और ये वक्त आ गया जब सोचना चाहिए कि भाई आप पाकिस्तान के लिए मतलब फैसले करें, आप अपनी दोस्ती यारी के लिए फैसले ना करें। अच्छा, दोस्ती यारी की बात हो रही है तो दोस्ती यारी के अंदर हम देखते हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान 2 से 3 प्लेयर्स को जरूर होता दिखाई दे रहा है। शादाब खान की बात कर लें, अगर उनसे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। माद वसीम टीम से बाहर है, उनके लिए भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो समझते हैं कि ये दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में जो है बहुत से खिलाड़ियों का सिलेक्शन भी रुक जाता है और कोई टीम के अंदर इन भी हो जाता है। आप ये देखें ना, माद वसीम कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वहाँ पे कैरिबियन लीग में। इसी तरह से दूसरे प्लेयर हैं और वो आजम खान भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं कैरिबियन लीग में। जी बिल्कुल। तो भाई आप मतलब ये कि थोड़ा सा दिल बड़ा करें और आपने मतलब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने जाना है। उनकी पिचेज जो है आपको पता है कि कितनी फास्ट पिचें होती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी टीमों से आपका सामना होगा। आप यहाँ पर मतलब ये कि हॉलैंड के खिलाफ सीरीज जीत के आप ये समझते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, जबकि आपने अपने खिलाड़ियों को भी वहाँ पे कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, आप अपने खिलाड़ियों को वहाँ पे चेक नहीं किया। तो वो कौन सा मौका आएगा कि भाई अब तो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। आप जो है सीधी बात ये, मुझे तो ये लगता है जाती बात है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है और ये जो टीम के कप्तान और वाइस कप्तान है, अब ये भी जो है कंफ्यूजन का शिकार है और ये डर और खौफ में मुब्तला हो गए। इसीलिए टीम में जो है कम से कम खिलाने के हवाले से चेंजेस करें। फिर ये कि जो आपने डिसीजन लेना था, शोएब मलिक ने अगर बयान दिया था तो उन्होंने उसी वक्त वो बयान दिया जो उन्हें पता था, मतलब अपने जराये से उन्हें पता चला हुआ कि वो टीम में नहीं है, तब उन्होंने इनके इसके मुतालिक बात की थी कि भाई ये दोस्ती यारी ना निभाई जाए। तो मेरे ख्याल से कौमी मफाद को इनको सामने रखना चाहिए, जाती मफादात को हट के देखना चाहिए, डैशिंग एटीट्यूड इख्तियार करना चाहिए। 80 और 90 की क्रिकेट ये नहीं है, 80 या 90 की दहाई की। अब जो है क्रिकेट चेंज हो गई है, वक्त चेंज हो गया है और आपको जो है अपनी चीजों में वेरिएशन लानी चाहिए, अपने बॉलर्स को देखना चाहिए। अपनी सबसे बड़ी तो मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम जो है नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर है, जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन बड़े कप्तान नहीं है और बड़े कप्तान ना होने की वजह से टीम को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सही वक्त पर खेल के दौरान जो सिचुएशन चेंज होती है उसके हिसाब से वो डिसीजन नहीं ले पाते, अपने बॉलर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी फील्ड प्लेसिंग जो है वो सही नहीं कर पाते। मैं समझता हूं कि अब अगर वो बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ी सी अपने ऊपर नीचे कर लें तो उसको भी देख लें तो उससे भी बड़ा फायदा होगा, लेकिन वो उसमें भी मतलब खौफ में मुब्तला है। तो ये चीजें चलेंगी नहीं और ये वर्ल्ड कप के हवाले से जो है ये बड़ी चीजें हैं और इसको जो है इन्हें एडजस्ट करना चाहिए। इसलिए वक्त हाथ से निकल रहा है, आपके पास अभी 4 मैचेस और हैं इंग्लैंड के, उसमें जो है आप अपने खिलाड़ियों को
चांस दे सकते हैं। जैसा कि आप ये देखें कि आपने शान मसूद के साथ इतनी ज्यादती की, काफी अच्छे तक कमोवेश 1 साल से आप ज्यादती कर रहे थे, उसको 6 महीने से टीम में नहीं ले रहे थे अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, और अब आपने लिया, उसे मौका मिला तो उसने अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई की। इसका मतलब ये साबित हो गई बात कि आपने अगर उन्हें पहले सिलेक्ट नहीं किया तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती थी, और आपने जो है टीम को भी नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की फतूहात को भी नुकसान पहुंचाया। अच्छा, जिस तरह थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि टीम में जो है तब्दीली ज़रूर होनी चाहिए, जो बैटिंग ऑर्डर में भी रद्द-बदल होना चाहिए। पहले हम देखते हैं एशिया कप टी20 में जो है फ़खर जमान मुकम्मल नाकाम नज़र आए, सिवाय एक हांगकांग के जिसमें उन्होंने 50+ स्कोर किया था। फिर तमाम मैचेस में वो जो है कोई हासिल खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। अब ये सीरीज स्टार्ट हुई है, इसमें 1 डाउन पोजीशन पे हैदर अली खेलते नजर आ रहे हैं और वो भी नाकाम होते नजर आ रहे हैं। तो समझते हैं कि हैदर अली की जगह अगर हम आसिफ अली को ट्राई करें इस नंबर पर 1 डाउन पोजीशन पर, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा, या फिर शान मसूद को 1 डाउन कर दे, 2 डाउन आसिफ अली से करवा ले, क्योंकि आसिफ अली जो है मुस्तरद बैट्समैन के तौर पर टीम में सिलेक्ट हुए हैं, एज ए ऑलराउंडर वो टीम में नहीं खेल रहे। देखिए शहजादा, बिल्कुल आपने सही कहा कि यही तो वक्त होता है कि आप अब कब ट्राई करेंगे आप अपने खिलाड़ियों को। आप जो है टीम में मतलब देखिए जो बैटिंग ऑर्डर है उसको थोड़ा सा चेंज करें। भाई हार जाएंगे ना, आप हार जाएंगे, लेकिन आपको अपने कॉम्बिनेशन को तो पता चलेगा। हार तो आप अभी भी रहे, आप जो है 2 मैचेस हार गए इंग्लैंड से, जबकि आपको जो है पहला मैच भी नहीं आना चाहिए था और दूसरा मैच भी आपको नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद आप हारे। आपकी जो बॉलिंग थी, मैं ये समझता हूँ कल वो क्लब चल गई आखिरी ओवर में, और जितने हमारे बॉलर ने रन दिए, मैं समझता हूँ शाहिनशाह अफरीदी के ना होने से भी बड़ा फर्क पड़ा है। और मतलब देखिए हमारे बॉलर्स में मतलब आखिरी ओवर में वो काटी नहीं है। नई बॉलिंग से तो हम मतलब देखिए अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं नई गेंद से, लेकिन जब गेंद पुरानी होती है तो हम उसको मतलब इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जैसे मैंने पहले भी कहा कि 140 की स्पीड से गेंद कराने वाले बॉलर्स हैं, लेकिन ये कि ये बॉलें ये बास पैचेस और मतलब ये कि स्पेल में कराते हैं कंटिन्यूसली, मतलब ये कि उनमें इतनी ताकत नहीं है और इतनी एक्यूरेटी नहीं है, मतलब वो नहीं है कि वो उसको उस तरह से कराएं। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है। हमारे जो कोचेज हैं इस सब टीम के साथ, उनको देखना चाहिए कि हमारा मतलब ये कि बॉलिंग जो अटैक है, हम तो मिडिल ऑर्डर ही को रो रहे थे, और अब जो जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे बॉलर्स ने आखिरी ओवर में, वो कि हमारे बॉलर्स ने शुरू के ओवर में अच्छी परफॉर्मेंस दी, नो डाउट उन्होंने विकेटें भी ली हैं, लेकिन आखिरी ओवर में हमें अपनी कंटिन्यूटी जो है बरकरार रखनी चाहिए अच्छी बॉलिंग क्वालिटी की, जो हम नहीं रख सके। तो ये तो कप्तान का काम है ना कि आपको किस सिचुएशन के हिसाब से कौन से अपने बॉलर को सामने लाना चाहिए। तो उसमें जो है हमारा कप्तान जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, और यानी कप्तानी का फुकदान जरूर नजर आ रहा है। रियाज साहब है, रियाज साहब ये भी बता दें कि आज जो मैच खेला जाना है चौथा T20 नेशनल स्टेडियम में, क्या पाकिस्तानी टीम में तब्दीली की गुंजाइश है या फिर हम सेम टीम के साथ जाएंगे आज के मैच के लिए? भाई मैं तो ये कहता हूँ आपके पास कम से कम 2 और 3 चेंजेस करें आप। देखें अब आप जो है उसको बैठाएं, मतलब जो आपके लड़के मिडिल ऑर्डर के बैटर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको खुद के बैठाए मैंने। भाई क्या होगा, ज्यादा हारेंगे ना आप, कम से कम आपके लड़के तो ट्राई हो जाएंगे, उनको तो पता चल जाएगा कि उनको आपने मतलब बेंच पे बैठाया हुआ और टीम की जीनत बनाया हुआ है। आप उनको टूर कराते हैं लेकिन आप खिलाते नहीं है। अब आप ये देखें उस्मान कादिर नो डाउट 2 साल से टीम के अंदर हैं, लेकिन अगर आप खुर्रम मंजूर की बात करते हैं कि वो फिजिकली फिट नहीं है, तो फिजिकली फिट तो मतलब ये कि उस्मान कादिर भी नहीं है, वो एक बहुत बड़े मतलब क्रिकेटर के बेटे हैं अब्दुल कादिर के, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करके, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। और नो डाउट उस्मान कादिर ने भी ऑन एंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, लेकिन ये कि उनका फिटनेस लेवल उनका भी इंटरनेशनल मेयार का नहीं है, जो बात खुर्रम मंजूर पे आती है। तो मैं तो कहता हूँ खुर्रम मंजूर को भी टीम में होना चाहिए, शोएब मलिक को भी होना चाहिए और सरफराज को भी होना चाहिए, और ये जाती दोस्तियां जो है इन्हें खत्म करनी चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि शाहिनशाह अफरीदी जो है वो जल्दी फिट हो जाए, ताकि उनकी वजह से जो टीम की बॉलिंग अटैक में फर्क आया है वो कम से कम पूरा हो जाए। अच्छा रियाज साहब, टॉस की बड़ी अहमियत होती है मैच के अंदर। हमने देखा कि जिस मैच में पाकिस्तानी टीम ने, इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता, फिर बड़ा टारगेट दिया, फिर अगले मैच में फिर पाकिस्तान को जो है उन्होंने टॉस जीतने के बाद खुद बैटिंग करने का फैसला किया। तो क्या समझते हैं टॉस का अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है, और आज के मैच में कैसा देख रहे हैं कि किस तरह अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि विकेट का बिहेवियर शायकीन क्रिकेट के लिए तो अच्छा है, चौके छक्के ज़रूर नज़र आ रहे हैं ग्राउंड्स के अंदर लगते हुए, लेकिन ये टॉस जो है बड़ी अहम रोल अदा करता है मैच में। देखिए मैं समझता हूँ कि आज का जो मैच है, अब हमारे जो दोनों कप्तान हैं इंग्लैंड के और पाकिस्तान के, इनको भी ये पता चल गया, इंग्लैंड कप्तान मोइन अली और पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम के विकेट का बिहेवियर कैसा है। जो बैटर खेल रहे हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको भी विकेट का पता चल गया है। 3 मैचेस के बाद मैं समझता हूँ कि विकेट का बिहेवियर
सबके सामने आ गया है। तो आज का मैच इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो भी मतलब ये कप्तान अगर वो टॉस जीतेगा तो उसको फैसला करने में आसानी होगी। क्योंकि देखें, जब वो आते हैं टॉस से पहले तो विकेट को रीड करते हैं अच्छी तरह से, और जो उनके एक्सपर्ट हैं वो उनको मशवरा देते हैं, फिर अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को भी देखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप टॉस जीतें और उसके बाद फैसला लें। कुछ टॉस जीतने वाली बिल्कुल रियाज साहब है हमारे साथ टेलीफोनी लाइन पे रहिएगा। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुख्तलिफ इश्यूज पे मजीद बात करेंगे। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह रियाज साहब से बात हो रही थी कि टॉस की बड़ी अहमियत है, रियाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद हैं। रियाज साहब टॉस के बारे में आप कुछ कह रहे थे और थोड़ी सी बात है कि टॉस जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम को क्या करना चाहिए, ये जरा पहले बताएं हमें। पाकिस्तानी टीम को तो चाहिए टॉस जीते या टॉस हारे, उससे तो उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जिस तरह का इन्होंने मतलब 3 मैचेस में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, और हालांकि देखें ना दूसरे मैच में इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, रिजवान और बाबर की अंडरस्टैंडिंग, उनका मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ही आला है, वो हमेशा से है और आइंदा भी रहेगा उनका। लेकिन असल चीज ये है कि आप चाहे टॉस जीत के फील्डिंग लें या बैटिंग लें, कप्तान को ये मतलब इतनी इसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बाबर आजम एक तजुर्बेकार कप्तान हो गए, उनको जो है वक्त और हालात जो सिचुएशन चेंज होती है ना, उसके हिसाब से उनको डिसीजन लेनी चाहिए, जिसमें बाबर आजम बुरी तरह से नाकाम रहे। और उनको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है, उन्होंने इतने मतलब ये मैचेस खेल लिए हैं, और न सिर्फ मैचेस खेले, दुनिया की हर मतलब ग्राउंड पे उन्होंने मैचेस खेले, हर टीम के खिलाफ खेले। तो उन्हें पता होना चाहिए कि आज जो टीम की सिचुएशन है उसको हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, उसे हमें किस तरह से एडजस्ट करना है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मिडिल ऑर्डर बैटिंग की परफॉर्मेंस अपनी जगह, हमारे बॉलर्स की आखिरी ओवर में खराब परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन कप्तान का डिसीजन जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है जैसे इसके हालात चेंज होते हैं। क्योंकि T20 में आपके पास से अपनी चीजों को मतलब गलतियों को जो है उसको सही करने का वक्त नहीं होता। वनडे में तो आपको वक्त मिल जाता है, आपको टेस्ट मैचेस में भी अपनी गलतियों को सीधा करने का वक्त मिलता है, लेकिन T20 में नहीं मिलता। इसलिए कि वो सिलेक्शन मतलब होते हैं, लम्हात होते हैं, चंद लम्हात होते हैं जिसमें आपको अपना सही डिसीजन लेना होता है। तो मैं जैसा आपने सवाल किया कि आज के मैच में मतलब ये कि टॉस जो है अहमियत, टॉस की तो अपनी जगह अहमियत होती है, लेकिन उससे ज्यादा इस चीज की अहमियत होती है कि जो कप्तान ग्राउंड में है वो मतलब ये कि जो वेरिएशन जो चीजें चेंज हो रही हैं उसके हिसाब से किस तरह से मतलब बॉलर्स को इस्तेमाल करता है, अपनी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस करता है और किस तरह से फील्ड प्लेसिंग देता है। तो ये सारी चीजें जो है ये ज्यादा अहम है परफॉर्मेंस से ज्यादा। तो मिडिल ऑर्डर में तो आपने कहा कि बिल्कुल तजुर्बा करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमें कम से कम 3 खिलाड़ियों को आज के मैच में जो है वो मौका देना चाहिए, उनको आजमाना चाहिए। जो खिलाड़ी आपकी नाकाम हो रहे हैं उनको बैठाना चाहिए, और इसी तरह से आपकी जो है एक अच्छी टीम बन भी सकती है, और आप अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से भी आशना हो सकते हैं कि ये जिनको हमने चांस नहीं दिया उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। आखिर आपने मतलब ये शान मसूद को मौका दिया ना, जो आप इससे पहले नहीं दिया करते थे, जानबूझ के नहीं देते थे, लेकिन अब आपने मजबूरी में दिया, आपने अपनी ख्वाहिश में नहीं दिया। वो तो जो उनकी परफॉर्मेंस थी और जो मीडिया जिस तरह से कह रहा था, तो उस वजह से आपने मौका दिया, लेकिन उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अपनी जस्टिफाई कर दी। तो अब इन्हें मतलब जो खिलाड़ियों का ग्रुप होता है उन्हें ये तकलीफ होती होगी कि यार ये खिलाड़ी जो है बीच में आ गया, तो इस माइंडसेट को हमें खत्म करना होगा। बिल्कुल रियाज साहब, आप थोड़ी सी बात हम हॉकी पे भी कर लें, क्योंकि आप हॉकी कमेंटेटर भी हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है बाकायदा तौर पर जो 5 माह से जो खिलाड़ियों की वाजिबात थे वो रुके हुए थे, वो बाकायदा तौर पर जो ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं और सेक्रेटरी हैदर हुसैन की काविशों से जो है हमने देखा कि ये चीज़ें जो है वाजिबात जो है अदा होते हुए दिखाई दिए। 1 करोड़ से जायद की रकम थी जो खिलाड़ियों में 5 माह से रुकी हुई थी, बाकायदा तौर पर खिलाड़ियों को मिलेगी। तो समझते हैं कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बड़ा अच्छा इक़दाम है। बिल्कुल शहजादा, हम तो पहले ही तवक्को कर रहे थे कि जब हैदर हुसैन को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी बनाया गया तो हम तो उसी वक्त तवक्को कर रहे थे कि यकीनन कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस हमें सामने नजर आ जाएंगी।
टीम के हवाले से और फेडरेशन के हवाले से, और जिस तरह से सैयद हैदर हुसैन ने बहैसियत सेक्रेटरी कराची हॉकी एसोसिएशन क्योंकि हैदर हुसैन साहब ने बाकायदा जो सेक्रेटरी है वो 2.5 करोड़ रुपए जो है वो अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा दिए हैं, तो ये तो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी है इस नई फेडरेशन का, क्योंकि अभी इंतखाबात ही कुछ अरसे कबल हुए हैं। जी बिल्कुल शहजादा, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से 4-5 साल के अरसे में हैदर हुसैन ने कराची हॉकी एसोसिएशन के लिए काम किया, कराची हॉकी के लिए काम किया। एक वक्त आगे 8-10 साल से कराची का कोई लड़का टीम में नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कम से कम 2 या 3 लड़के जिन्हें पाकिस्तान में कैंप में हैं। तो ये मतलब सैयद हैदर हुसैन जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जो 4-5 साल से कराची में हॉकी की तरक्की के लिए काम कर रहे थे और उसमें कामयाब भी रहे। और आप ये देखेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जाते ही साथ उनकी एक्सपर्टीज का रिफ्लेक्शन नजर आया, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो अपने खिलाड़ियों को वाजबात देने में कामयाब रही जो कई सालों से उनको अदा करने थे। तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है खालिद सज्जाद खोखर, वो खुद भी एक तजुर्बेकार ऑर्गेनाइजर हैं, और फिर ये कि सैयद हैदर हुसैन जिन्हें तजुर्बा है कराची हॉकी एसोसिएशन में मतलब स्पॉन्सर्स लाने का और बहुत से मतलब लोगों को इन्वॉल्व करने का और फिर हॉकी को कामयाबी के साथ आके लेके जाने का। तो अब वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आके आपने देखा कि फौरन से मतलब ये जो पेमेंट हुई ये बहुत बड़ा काम किया है। और अब मैं समझता हूँ कि हमें ये चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चाहिए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन और खालिद सज्जाद खोखर जो प्रेसिडेंट है वो यकीनन इस पर भी काम करेंगे कि जो डिपार्टमेंट की टीमें बंद हो गई हैं उनको वो किसी तरह से मतलब ये कि दोबारा फाल करवाएं, इसलिए कि जब तक जॉब और कैरियर खिलाड़ियों का नहीं होगा उस वक्त तक आप जो है अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये तो सही है कि आपने उनके ड्यूज जो है उन्हें दे दिए, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन आप कब तक मतलब इस तरह स्पॉन्सर से ये पैसे लाएंगे और उनको देंगे? तो खिलाड़ियों की अपनी जॉब भी होनी चाहिए, उनका अपना कैरियर भी होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें और जो एक फिक्र माश होती है वो खत्म हो जाए। जैसा कि पहले एक जमाने में 30-35 हॉकी की टीमें हुआ करती थी, आपने देखा कि पीआईए और कस्टम की टीमों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनकी टीमों में पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन आज पीआईए और कस्टम की टीम भी नहीं है। तो हमें जो है डिपार्टमेंट में मतलब हॉकी को फाल करने की जरूरत है, और जॉब और जो है कैरियर है उसकी तरफ अब हमें तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हॉकी इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर की तरफ जाएगी। अच्छा, हॉकी हमारी बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी। अजलान शाह हॉकी कप के लिए आज से तरबेती कैंप जो है अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में लग जाएगा। तो समझते हैं कि जितने जो 32 खिलाड़ी कैंप में तरबेती कैंप में शिरकत कर रहे हैं उसमें से अब पहली दफा हम देख रहे हैं कि काफी अरसे के बाद कराची से 3 से प्लेयर्स जो है इस तरबेती कैंप का हिस्सा हैं। तो अब जिस तरह माजी में हैदर हुसैन आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि बड़ी काविशें थी हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए कराची में, तो इस का सिला हमें यह जरूर मिला कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट हुआ था 30 साल के बाद जो है पाकिस्तान में देखा गया कि कराची से जो टीम गई थी कराची यूथ क्लब, उसने जो है बाकायदा तौर पर सेकंड पोजीशन हासिल की थी, और उनमें से अब देखते हैं कि उन्हीं में से एक अच्छा लड़का निकल कर आ रहा है जो तरबेती कैंप का हिस्सा भी है। तो समझते हैं कराची के लिए हॉकी अब बेहतर होती दिखाई दे रही है जब से हैदर हुसैन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने। जी बिल्कुल, देखें इसमें मतलब काफी लोगों का हाथ है, लेकिन जो मतलब देखिए किसी चीज को लीड कर रहा होता है तो उसकी भी मतलब ये चीज देखी जाती है। तो हैदर हुसैन में ये क्वालिटी थी कि उन्होंने उनके साथ जितने भी लोग थे तो उन्होंने उनका साथ दिया। जैसे मेजर रिटायर्ड सूरी साहब हैं, वो जो है सरपरस्त आला है पाकिस्तान कराची हॉकी एसोसिएशन के, इसी तरह गुलफराज अहमद खान जो केचे के चेयरमैन है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं। जिस तरह से हैदर हुसैन ने उन सबको साथ में लाया और उनके साथ मिलकर काम किया और हॉकी की तरक्की जो है उन्होंने मुमकिन बनाई। तो देखें कराची के खिलाड़ियों का आना 2-3 कैंप में ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो समझता हूँ कि देखें चाहे खिलाड़ी का ताल्लुक किसी भी शहर से हो, कहीं से भी हो, अगर वो मैरिट पे है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक जमाना था कि कराची के 3 से 4 लड़के जो है पाकिस्तान की टीमों में होते थे, और उस जमाने में पाकिस्तान जो है दुनिया हॉकी में मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया करती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन अगर कराची खिलाड़ियों को चांस मिला है कैंप वगैरह में तो उनको अपनी मतलब परफॉर्मेंस है उससे जस्टिफाई करना चाहिए और पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम जो है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीते, और एक जमाने में पाकिस्तान ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट भी जीता, ओलंपिक भी जीते, वर्ल्ड कप भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। तो मैं ये समझता हूँ कि वो दौर आना चाहिए, और जिस तरह से खालिद सज्जाद खोखर साहब और सेक्रेटरी पीएचएफ सैयद हैदर हुसैन काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि आखिर का एक अच्छा वक्त जो है वो आने वाला है।
बिल्कुल एक अच्छा वक्त हॉकी का आने वाला है। जिस तरह ये तरबियती कैंप कराची में लगा है, क्योंकि अमूमन हम देखते थे कि लाहौर में कैंप्स ज़्यादा लगते थे रियाज साहब, अब कराची में भी इसका फ़ायदा ये हुआ कि कराची में भी कैंप्स लग रहे हैं। अब नहीं देखिए, कैंपों का ताल्लुक तो इस चीज से भी होता है कि जैसे अजलान शाह टूर्नामेंट है जहाँ वो हो रहा है, तो वहाँ का मौसम कैसा है, तो उस मौसम से मैच करते हुए आपके किसी भी शहर का मौसम होता है तो वहाँ पे कैंप लगता है। आपने देखा कि इससे पहले अहमदाबाद में कैंप लगा करते थे, मरी में लगते थे, और दूसरे मतलब इस्लामाबाद में लगते थे। लाहौर में ज्यादा कैंप इसलिए लगते हैं कि फेडरेशन का ऑफिस वहाँ है, तो उन्हें बहुत सी चीजें जो है उसमें प्रॉब्लम जो है नहीं आते, वो आसानी से उसके अचीव कर लेते हैं। तो लाहौर में लगने का ये भी वजह थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर हैं, खासतौर से बड़े शहर हैं, वहाँ पे कैंप लगने चाहिए। और जब आप मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगाएंगे तो वहाँ के शहरियों की, वहाँ के खिलाड़ियों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ेगी, वो उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अपने खिलाड़ियों को करीब से देखेंगे, हॉकी जो है मतलब वो मोटिवेट होगी। तो ये एक अच्छी चीज है। कराची में जाहिर है काफी अर्से के बाद कैंप लग रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये हॉकी के लिए जो है बहुत अच्छी बात है। हॉकी के लिए बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में जो है टाइम देने का रियाजुद्दीन साहब। अब प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।